जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी होमगार्ड का फाइनल मॉक टेस्ट। तो इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें आपको डायरेक्टली जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, आज है आपका लास्ट दिन, तो कल आप सबका पेपर है। तो पेपर के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। और ये फाइनल मॉक टेस्ट रहेगा, इसको सबने ज़रूर देखे जाना है। हो सकता है यहाँ से जो है क्वेश्चन के आने के आपके चांसेस यहाँ पे हाई रहे। चलिए, तो बिना किसी देरी के अब अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के किस शासक को क्रूर राजा कहा जाता था जिसने अपनी ही प्रजा पर भारी अत्याचार किए थे? तो कांगड़ा का ऐसा कौन सा रूलर था फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, घमंड चंद। तो घमंड चंद जो थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी प्रजा पर क्रूर यहाँ पे कड़क शासक किया था, ठीक है। और इन्होंने अपने सैन्य अभियानों और कर टैक्स वसूलने के लिए रोहिला भाड़े के सैनिकों को रखा था, जिन्होंने प्रजा पर काफ़ी अत्याचार किए थे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, घमंड चंद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पहली बार धर्मशाला मैक्लोडगंज आए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किस वर्ष जो है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पहली बार धर्मशाला आए थे? तो वो कब आए थे फ्रेंड? वो आए थे ऑप्शन बी, 1959 को, ठीक है। तो 1959 को जो है ये कहाँ आए थे? ये धर्मशाला आए थे, ठीक है। तो जब चीनी तिब्बत और चीनी आक्रमण के बाद ये 14वें दलाई लामा जो है, इन्होंने भारत में शरण ली थी और वे धर्मशाला में आ गए थे। और धर्मशालों को आपने फ्रेंड याद रखना, इनको इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम छोटा लहासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा लहासा भी कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। बिलासपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल को काला युग या ब्लैक ईरा कहा जाता है? तो बिलासपुर का ऐसा कौन सा राजा था जिसको जो है जिसके शासनकाल को काला युग कहा जाता था? तो वो कौन था? वो था ऑप्शन बी, राजा खड़गचंद। तो राजा खड़गचंद को जो है यहाँ पे काला युग कहते थे, ठीक है। वो तो इसमें जो आपने ध्यान रखना, बिलासपुर के इतिहास में ये सबसे अंधकारमय माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड, जो भी फ्रेंड चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एम रखा था 500 सब्सक्राइब पूरा करने का, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध मशहूर रॉकेट टेम्पल, जिसे हिमाचल का एलोरा भी कहते हैं, किस शताब्दी में बना था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 8वीं शताब्दी, है ना। तो 8वीं शताब्दी में आपने ध्यान रखना है, जो प्रसिद्ध मशहूर रॉकेट टेम्पल। अच्छा, ये है कहाँ पे? ये भी आपने ध्यान रखना है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इसको हिमाचल का एलोरा भी कहते हैं। और दूसरा आपने ध्यान रखना है, ये जो है 15 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 15 मंदिरों का समूह है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल की किस सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर के निर्माण से बिलासपुर का कौन सा ऐतिहासिक शहर पूरी तरह से डूब गया था? तो वो कौन सा डूबा था? तो उसका जो राइट आंसर है वो पुराना बिलासपुर शहर, है ना। तो पुराना बिलासपुर शहर जो है, जब ये भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण जो सतलुज नदी पर बनी गोविंद सागर झील से पुराना बिलासपुर शहर जो है, ये पूरी तरह से क्या हो गया था? पानी में डूब गया था। और गोविंद सागर के बारे में आपने ध्यान रखना, ये हिमाचल की सबसे बड़ी क्या है? आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई हिरदाराम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो कांगड़ा है, मंडी है, कुल्लू है, या फिर हमीरपुर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, मंडी, ठीक है। तो मंडी में जो है, मंडी के जो है ये हिरदाराम जी जो थे, रहने वाले थे। और ध्यान रखना, 1914 और 15 के प्रसिद्ध जो मंडी षड्यंत्र हुआ था, वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो और हृदय भाई राम को लाहौर षड्यंत्र केस में काले पानी की सज़ा भी सुनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी सांगला घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, सांगला घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, बसपा घाटी। तो बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस घाटी का सबसे अंतिम गांव कौन सा है? वो है चितकुल। वो कौन सा है? वो चितकुल है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुकेत रियासत की स्थापना लगभग 765 ईस्वी में किसने की थी? तो सुकेत रियासत की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना करी थी फ्रेंड, वो किसने करी थी? वो करी थी ऑप्शन ए, बीरसेन। तो बीरसेन ने जो है सुकेत रियासत की स्थापना करी थी। और ये आपने ध्यान रखना है,
इसी तरह से वीरसेन के भाई गिरिसेन ने क्योंथल रियासत की स्थापना करी थी। और मंडी शहर की स्थापना किसने करी थी, वो करी थी किसने, 1527 में अजवर सेन ने। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनाली का नाम किस हिंदू पौराणिक पात्र या ऋषि के नाम पर पड़ा था। तो किसके नाम पर पड़ा था, वो पड़ा था भगवान मनु के नाम पर बन रहा था। ठीक है, तो भगवान मनु के नाम पे मनाली का नाम जो है ये इन ऋषि के नाम पर पड़ा था। क्लियर हो गया। और मनाली में आपने ध्यान रखना है डूंगरी माता का मंदिर भी है, जो कि किस शैली में बना हुआ है, जो कि पैगोडा शैली में बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सिरमौर रियासत के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सिरमौर रियासत के जो अंतिम रूलर थे वो कौन थे, वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश, राजा राजेंद्र प्रकाश। तो ये थे अंतिम, ये 44th नंबर के जो अंतिम शासक थे जिन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय की मंजूरी दी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुल्लू के किस राजा ने अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर कुल्लू में स्थापित की थी। तो वो कौन थे, तो वो थे राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह ने जो है क्या किया था, कुल्लू के लिए जो अयोध्या से भगवान रघुनाथ की मूर्ति जो है लाई थी। अच्छा, ये लाई किसने थी, ये भी आपने ध्यान रखना, ये कौन से पर्सन थे, वो दामोदर दास। तो दामोदर दास ने जो है दामोदर दास नामक ब्राह्मण को बेचकर अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति उन्होंने मंगवाई थी। क्लियर। और कुल्लू में आपने ध्यान रखना इंटरनेशनल फेयर फेस्टिवल दशहरा भी वहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। तो झांझर की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो झांझर नृत्य जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि चंबा में डांगी, ढेपक और गद्दी नृत्य भी किया जाता है। और खासकर नुवाला फेस्टिवल जो है वो कौन सेलिब्रेट करते हैं, वो गद्दी लोग करते हैं, क्योंकि गद्दी की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी में प्रसिद्ध पालमपुर चाय सहकारी कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए कांगड़ा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पालमपुर चाय फैक्ट्री जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, हुई थी 1952 में। ठीक है, तो 1952 में जो है यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और पालमपुर को उत्तर भारत की चाय राजधानी भी कहते हैं। क्लियर, ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट था, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अगर हम एचपीयू की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है 1970। तो 1970 में जो है यहाँ पे एचपीयू की स्थापना करी गई थी। और जिसके पहले कुलपति जो थे वो थे डॉक्टर रामकरण सिंह। वो कौन थे, आर.के. सिंह इसके पहले कुलपति थे। तो फ्रेंड ये हो गए हमारे एचपीजीके के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। अगर फ्रेंड आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरणी और तरणी है ना, तरणी और तरणी शब्द युगम का सही अर्थ भेद क्या है। देखो तो यहाँ पे तरणी को छोटी की मात्रा लगी है और तरणी को बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तो ये इसका रिलेशन किससे है, नाभ या सूर्य, सूर्य या नाभ, या फिर युवती या नदी, या फिर सूर्य या फिर युक्ति। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सूर्य और नाभ। देखो तरणी को अगर तरणी होता सूर्य, अगर छोटी की मात्रा लगे, अगर बड़ी की लगे तो क्या होता, बन जाता वो नाभ बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है। तो शुद्ध वर्तनी का उदाहरण कौन सा है, देखो ये बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, कवियत्री है ना। तो इस तरह से जो है कवित्री लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो सब कुछ जानता है एक इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक उपयुक्त वाक्य क्या रहेगा, वो रहेगा फ्रेंड सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है, ठीक है। और जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं, और जो कुछ ना जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको अज्ञ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। अगर हम अन्वेषण की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अनु प्लस एशन। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, अनु प्लस एशन। तो ये इसका राइट आंसर है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये किस संधि का ये कौन सी संधि है, ये यण स्वर संधि है ना, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। नेक्स्ट आते हैं, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, वो है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी द्विगु समास। तो द्विगु समास में जो है वो यहाँ पे अष्टाध्यायी होता है 8 अध्यायों का समाहार।
क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल, जलद हो गया, नीरज, जलद, मेघ। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन सी, जलज। जलज जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलज किसका अर्थ होता है फ्रेंड? ये होता है कमल का, है ना, जो कमल होता है, लोटस होता है, उसका ये पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसे जलद हो गया, नीरद हो गया, मेघ हो गया, ये किसके? ये बादल के पर्यायवाची है। नेक्स्ट आता है, जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? जंगम, देखो जंगम की बात करेंगे हम, तो इसका जो सही राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, स्थलावर। क्या रहेगा? स्थलावर। तो स्थलावर क्या होता है? जंगम, है ना, जंगम होता है जो चल सके, है ना, जिसका अर्थ स्थलावर होता है, जिसका अर्थ एक जगह स्थिर रहने वाला। नेक्स्ट आता है, उत्कर्ष शब्द किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो जो उत्कर्ष है इस पे कौन से शब्द का प्रयोग, इस पे कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है उत, है ना। तो उत उपसर्ग मूल रूप से आगे जुड़े होते हैं, इसमें याद रखना है आपको, है ना, उत। और अगर प्रत्यय की बात करेंगे जो कि पीछे लगता है, तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट आता है, लुटेरा शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो लुटेरे शब्द की अगर हम बात करेंगे तो लुटेरे में यहाँ पे जो प्रत्यय रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन बी, एरा, है ना, लुटेरा। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेगा? वो लास्ट में लगता है। रसोईया शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो रसोईया की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे रसोईया कौन होता है? वो कुक होता है। ठीक है, तो रसोईया अगर हम बात करते हैं तो ये क्या रहेगा इसका आंसर? वो रहेगा ऑप्शन सी, जातिवाचक, है ना। तो जातिवाचक तो व्यक्ति का बोध ना होकर पूरी रसोई या जाति पेशा वर्ग को बोध करवाता है, इसलिए ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका जो राइट आंसर क्या अच्छा सॉरी 25 क्वेश्चन रह गया हमारे पास। देखो 25 क्वेश्चन क्या है? वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह यहाँ पे है? तो अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, या संप्रदान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, करण, है ना। करण क्या होता है? करण होता है जहाँ पे क्रिया को करने के लिए किसी साधन या उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे यहाँ कुल्हाड़ी काटने का साधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बहुत धीमी गति से काम करना। तो बहुत धीमी गति से काम करना ये एक लोकोक्ति है, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, तो ये थे फ्रेंड हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन। अब हम करते हैं मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला था, यदि किसी वस्तु को 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए, तो यहाँ पे बोला गया कि एक आर्टिकल है वो है 450 रुपये का। ठीक है, अगर उस पर वो क्या करता है 19% की यहाँ पे छूट दे देता है, 90% की छूट दे देता है, तो अब 90% की अगर वो छूट देगा तो इसको कैसे आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, 9×5 = 45, तो ये आ गया 500, है ना। तो ये आ गया 500, तो 500 की पड़ गई। फिर बोला गया उसके ऊपर 20% लाभ कमाने। अब 500 का 20% कितना हुआ? 500 का 10% हुआ 50, और 20% कितना हुआ? 100। तो 100 इसके अंदर और जोड़ दो, कितना हो गया? 600। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? 600। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, यदि उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखिए फ्रेंड, इन क्वेश्चनों में ना एक फॉर्मूला लगता है, वो लगता है m×D1 = m2×D2। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे बोला गया है 15 में क्या करते हैं, कितने दिनों में? 20 दिनों में कार्य करते हैं। बट दूसरा बोला गया है कि मेन टू मल्टीप्लाई बाय कितने दिनों में काम करेंगे? तो वो करेंगे कितने दिनों में? 12। ठीक है, अब इनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो गया, अपॉन में चला गया 12, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 25। तो 25 पुरुष इसमें इसका राइट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, यदि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 19 किलोमीटर बताया गया है, मीटर को जब हम पर सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो 5/18 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया 25 मीटर, 25 मीटर स्क्वायर हो गया। अब खंबे को पार करने में लगा समय, तो हमें पहले टोटल लेंथ होनी चाहिए, ट्रेन की टोटल लेंथ कितनी? 120। ठीक है, समय हमें निकालना है, हमने समय निकालना है,
और कितना टाइम लगा, 25 लगा। तो 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 सेकेंड लगेंगे। कितना लगेगा, 4.8 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 12:23 हो जाता है। वही संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3x हो गया, 3x यहाँ पे 5x हो गया, माइनस करेंगे 9, यहाँ पे भी -9, और कितना हो जाता है 12:23। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9680। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवरेज क्या होगा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हुई है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है n+1/2। तो हमारे पास नेचुरल नंबर कितने, 50 + 1/2 कितना हो गया, 51। 51/2 कितना होता है, 25.5। क्लियर हो गया। तो ये इसका राइट आंसर आएगा 25.5। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक आयत रेक्टेंगुलर की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए फॉर्मूला लगता है x + y + xy/100। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 20 - 10, ये माइनस में बताया गया ना, एक में वृद्धि हुई और एक में कमी हुई है, तो +20 × -10/100 आ जाएगा। जब इसको हम कट करते हैं तो ये कितना होता है, 10 - 2, तो 10 - 2 हो गया, प्लस का 8, यानी 8% यहाँ पे क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, यदि ए और बी की रेशो 2:3 है और बी और सी की रेशो 4:5 है तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, 2:3 है ना, ये ए और बी होते हैं, फिर सी और डी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो 4:5, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, 4 2 8, 4 3 12 और 5 3 15। तो यहाँ पे पूछा गया 8 15 12 और 15। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या स्केयर नंबर ज्ञात करें जो 4 9 11 10 से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो वो कौन सी संख्या फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 900 है ना, 900। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, किसी वृत्त सर्कल की परिधि सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है, उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया 2πr है ना, 2πr होता है इसकी परिधि। जैसे 44 है तो जैसे 2 × 22/7 × r, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 44। तो r हमारे पास कितना आ गया 7। ठीक है, इसी तरह से हम πr² की बात करेंगे तो डायरेक्टली इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसको सॉल्व कर लेना आप, 154 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि पेन पर क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ या हानि % क्या होगी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, जैसे 12/8, तो इसको अगर हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो 3:2। तो इस तरह से डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस इसमें है 1 का अपॉन 2 × 100। तो कितना आएगा, तो आएगा 50। तो 50% लाभ यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सरल कीजिए। देखो ये एक बॉड मास है, तो सरल कैसे करना है इसको, सिंपली है। देखो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो ऐसे 25 × 4 माइनस ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 12 हो गया। इसको अगर हम 100 - 6 + 12 हो गया, और फिर टोटल कितना आ गया, ये हो गया 94 + 12, तो टोटल कितना हो गया 106। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा और हो गया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना है, टारगेट रखा है 100 लाइक्स का। तो फ्रेंड ये आपका लास्ट मॉक है आज। आई होप सबका पेपर अच्छे से हो, है ना। अच्छे से पेपर को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो है अच्छे से उस पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 क्वेश्चन। चूज़ द सिनोनिम ऑफ रिलुक्टेंट। तो रिलुक्टेंट का जो सिनोनियम क्या होता है वो होता है ऑप्शन बी
अनविलिंग है ना, इसका रिलुक्टेंट क्या होता है, अनिच्छुक है ना, जो काम करने को तैयार ना हो। और इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, अनविलिंग है ना, यानी सिनोनियम क्या होगा, अनविलिंग। नेक्स्ट आते हैं, चूज द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का जो देखो आशावादी होता है ऑप्टिमिस्ट है ना, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, पेसिमिस्टिस्ट है ना, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, तो क्या रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रीविलेज। तो प्रीविलेज कैसे लिखते हैं, PRIVILEG, प्रीविलेज को इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, इफ़ आई डैश डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, वर है ना। तो वर यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे वर का यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, वर। नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द पुलिस अरेस्ट द थीप है ना। तो पुलिस, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, द थेफ्ट वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में है ये, और इसको हमने क्या करा है, कन्वर्ट करा है, और यहाँ पे वॉज या वर्ब का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग जाएगी। नेक्स्ट आता है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, ही इज़ यूरोपियन सिटीजन। ही इज़ यूरोपियन सिटीजन, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा ए है ना, ये। तो यूरोपियन की बात आर्टिकल है, तो ई की बात करेगी तो ई से क्या रहेगा, तो यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, तो इसका यू का साउंड आ रहा है ना, है तो ये ई है, बट यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, शी इज़ अ गुड एट मैथमेटिक्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग, लेट गो फॉर ए वॉक। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, शैल बी है ना। तो शैल बी, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल बी। मतलब जब कोई वाक्य लेट्स या लेट से शुरू होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी ही बनता है, ये अपने ध्यान रखना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा कि ए पर्सन हु लव्ड मैनकाइंड। देखो ऐसा पर्सन जो मतलब सबके साथ प्रेम करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फिलेंथ्रोपिस्ट है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है जो सबके साथ प्यार करता है, परोपकारी होता है, मानव प्रेमी होता है, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है, द ईडियम ब्रेक द आइस। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन है ना। तो मतलब ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी को तोड़ना है ना, चुप्पी को तोड़कर बातचीत शुरू करना। तो इसका क्या राइट आंसर है, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे वेरी के नीचे अंडरलाइन है, तो वेरी क्या रहेगा फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एडवर्ब। तो क्या होगा, वो होगा एडवर्ब, वेरी की बात होगी तो वेरी के नीचे क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म है ना। तो यहाँ पे चूज़ द करेक्ट फॉर्म बोला गया है, तो ही इज़ सीनियर डैश डैश मी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, 2। तो ही इज़ सीनियर टू मी। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चन, और आपने मुझे कमेंट करके बताने कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फ्रेंड कल के लिए आपको सबको बेस्ट ऑफ लक, पेपर को अच्छे से करिए, और पेपर को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो है उस पर टिक लगाना है। तो बाकी सबको जो है सब ने अच्छे से पेपर करना, और बाकी चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दे, और जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी तो हम जल्दी से आपके लिए जो है वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे या नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।